दस्तकें। कानपुर से बनारस और फिर कलकत्ता। एक रिश्ते का जन्म, सामाजिक अंतर्विरोध, पारंपरिक विवाह, प्रेम विवाह। मैं एक ऐसे घर में पली और बड़ी हुई जिसके चारों ओर चाहर दीवारियां ही चाहर दीवारियां थीं। घर हमेशा फ्लैट नुमा होते थे, कोठी नुमा नहीं। कोठी नुमा घरों का एक फायदा होता है कि गेट के अंदर ही सुरक्षा के भीतर रहते हुए भी आप बाहर का बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि हमें घर के रूप में इस प्रकार की कोठियां कभी नहीं मिली। मैं अक्सर छत पर चली जाती, एकदम खुला आसमान और उसमें बिखरे तारों को देखती रहती। वे मेरे सुख दुख, हर्ष विषाद के साक्षी थे। मुझे आत्मीय से लगते, बस उन्हें ही देखती रहती। ऐसी एक रात मेरे जहन में आज भी ताजा है। मैं धीरे से उठी और छत की मुंडेर पकड़कर तारों से बातें करने लगी। कभी अपने से बात करती या फिर उस राजकुमार से जो किसी दिन मेरी जिंदगी में चुपके से आएगा और प्यार के अनेक दरवाजे मेरी बंद जिंदगी में खोल देगा। मैं कहती, हे राजकुमार, पता नहीं तुम कहाँ हो, किंतु इतना मैं जानती हूँ, इतना मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं तुम रह जरूर रहे हो इस धरती पर, और एक दिन तुम और मैं जरूर इस तारों भरे आसमान के नीचे इस मुंडेर के पास एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए। तुम्हारा हाथ इसी मुंडेर पर होगा जहां आज मेरा हाथ है, और तब हम हाथ में हाथ डाले बैठे बातें करेंगे, अनगिनत बातें, अपने भविष्य की बातें, अतीत की बातें। हम ऐसे जुड़े हुए होंगे जैसे ना कोई कभी जुड़ा है और ना जुड़ेगा। हम आज नहीं मिल सकते, पता नहीं क्यों, लेकिन एक दिन हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हमारे बीच में जो धारा हमें अलग किए हुए है, उस पर पुल बन जाएंगे। एक कदम तुम बढ़ाओगे, एक कदम मैं, और फिर वह दूरी नहीं रहेगी। एक अलौकिक आभा हमें चारों ओर से घर कर लेगी। एक सुखद भविष्य हमारा होगा। बस इसी तरह सपनों का जाल बुनते दिन बीत रहे थे, रूटीन और नीरस। अक्सर पुष्पा से बातें होती, वैसी ही बातें जैसी दो सहेलियों या बहनों के बीच होती हैं। जाहिर था कि हमारे बीच बातें लड़कों की होती, उम्र ही ऐसी थी। पुष्पा कहती, अपने मोहल्ले में तो कोई ऐसा लड़का ही नहीं है जिसकी ओर देखा भी जा सके। कॉलेज में भी कौन है, कोई नहीं। और फिर हम मायूस हो जाते। मैं सोचती, कैसा होगा मेरा कल्पना पुरुष? निसंदेह मुझसे अधिक सुंदर तो होगा ही, ऊंचा, लंबा, छरहरा, जिसे देखकर लोग मुझसे ईर्ष्या करें, क्योंकि सुंदरता मुझे सदैव ही आकर्षित करती रही है। ऐसा सुदर्शन युवक जो मेरे अंतर्द्वंद, भावावेग, भावोन्माद का सहभागी हो सके। एक ऐसे व्यक्ति को जो चाहे जितना सुंदर हो, मैं कभी अपने जीवन का सहभागी नहीं बना सकती। जो सिगरेट, शराब या किसी नशे का आदी हो, जो अंतर्मुखी हो या जो साहसी ना हो, और जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता हो। मेरा मनपसंद युवक तो वही होगा जिसमें चतुराई हो, जो हाजिर जवाब हो, जिसमें जीवन को हंसी खुशी ग्रहण करने की शक्ति हो, और जो अपने ऊपर की चुटकियों पर भी हंस सके। छोटी छोटी हल्की फुल्की सी फालतू सी लगने वाली बातों को जो हल्के फुल्के ढंग से ले,
मेरा कल्पना पुरुष तो वही होगा जिसे पार्टियां ना पसंद हो, जो व्यक्ति अपने अर्जित पैसे को मुझसे छिपा कर रखना चाहता हो, या जो अपनी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात मुझसे बांट ना सके, जो अमीरी में धन खर्च करके खुश ना हो और गरीबी में सपनों के ताजमहल मेरे साथ ना बुन सके। ऐसा व्यक्ति तो मेरा जीवन साथी कदापि नहीं हो सकता। अगर किसी में यह सब गुण या इन सबसे भी अधिक गुण ना हो तो मैं शादी के बनिस्बत अकेले रहना ज्यादा पसंद करूंगी। कभी मैं सोचती मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए, केवल पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। पर कॉलेज में पढ़ाई की ऐसी कोई मार थी नहीं। मेरे साथ की कई लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके ब्याह होने लगे थे। स्वाभाविक था कि ऐसी कल्पनाएं मन में उठें। नई कोपलों का रंग जैसे जैसे बदलता है, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं। चढ़ती हुई आयु ऐसा ही एक वृक्ष है। जब सपने संवरने लगते हैं, ताजमहल बनते और बिगड़ते हैं। कल्पनाओं का जाल बुनने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। सुबह देर तक सोना, रात में पढ़ना, दिन में कॉलेज जाना, बस यही रूटीन था। तभी सूरज के साथ एक नए नाते ने जन्म लिया। कैसा यह नाता बन गया है। सूरज क्या लगता है मेरा। हर सुबह सूरज ही क्यों उठाता है मुझे। उधर सूरज क्षितिज से निकलता है और इधर मैं अपने बिस्तर से निकलती हूँ। गर्मियों में सूरज जल्दी निकल आता है, तब मैं भी बिस्तर जल्दी छोड़ देती हूँ। सर्दियों में सूरज जरा देरी से सहमा सहमा निकलता है। मेरी भी आदत पड़ गई बिस्तर देरी से छोड़ने की। नींद खुल जाती है तो भी बिस्तर से उठने की सोचकर ही देह अलसाती सी रहती है। मोटी चादर लपेटे उठने का जी ही नहीं करता है। नजर खिड़की से आसमान की ओर जाती है। अरे अभी तो सूरज निकला ही नहीं, अभी बिस्तर से क्यों निकलूं? आज के मशीनी युग में लोग अलार्म घड़ी से जागते हैं। उसकी मशीनी आवाज टर टर करती उन्हीं आंखों को बरबस खुलने के लिए मजबूर कर देती है। पर मैंने अपना नाता शुरू से सूरज की नैसर्गिक स्नेह भरी थपथपाहट से जोड़ रखा है। कैसी अनंत संभावनाएं जुड़ी हुई हैं प्रकृति के इस जुड़ाव के साथ, और वह भी आज से नहीं, परसों से। दोपहर का सूरज आसमान पर चढ़ता कि कॉलेज से लौटते ही मैं छत पर जा पहुंचती। और मैं ही क्यों, आसपास के घरों की सभी छतें सर्दियों की दोपहरी में आबाद हो जाती। कानपुर की उन संकरी गलियों में मकानों की छतें भी तो एक दूसरे से जुड़ी होती थीं। कहाँ क्या हो रहा है कुछ छिपा नहीं रहता। कहीं नंगी दोपहरी में छतों पर पापड़ सूख रहे होते, या फिर मुंगौड़ियां तोड़ते हाथ मशीनों से चलते रहते। नंग धड़ंग बच्चे माओं की पकड़ से छूट छूट नहाने से जी चुराते भागते फिरते, एक छोर से दूसरे छोर की ओर। बीच बीच में दादी नानी का स्वर और माओं की खीज। बड़ा आनंद आता ये सब देखकर। अक्सर तो मैं अपने ही में डूबी रहती, पर कभी कभी कोई आवाज, कोई अनजाना सा आकर्षण अपनी ओर खींच ही लेता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पड़ोस की अम्मा जी ने कहा, उधर अकेली बैठी क्या करती रहती है, इधर छत पर आ जाना। मैं चौंक पड़ी। उस अनजानी आवाज में कितनी आत्मीयता थी। उन्हें मेरे अकेलेपन का एहसास कैसे हुआ? बिन मां की इस बच्ची के दर्द को उन्होंने कैसे पहचाना? मुड़कर देखा, अंतर तक बींद देने वाली वह दृष्टि, आंखें ममत्व से लबालब भरी हुई, और अनायास ही मैं छत की मुंडेर फलांग कर उस ओर पहुंच गई। और फिर ये रोज का क्रम बन गया। अम्मा जी से बोलते बतियाते चढ़ती धूप ढलने लगती। कितने दिन चलता रहा ये क्रम आज याद नहीं।
बस इतना भर याद है कि उम्र के बंधन तोड़कर एक रिश्ते ने जन्म लिया था। नई कोपलों का जैसे जन्म होता है, उनका रंग जैसे जैसे बदलने लगता है, वैसे ही हमारी इस बेजोड़ दोस्ती का रंग भी बदलने लगा। अम्मा जी ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। कैसे पिताजी की मृत्यु हुई, माँ टीबी से आक्रांत बिस्तर पर लेटी रही, बेटी को कुछ सिखाने संवारने की उम्र में वह स्वयं लाचार हो गई थी। बेटी माँ पर निर्भर होती, उनकी गोद की गर्मी में अपने अकेलेपन का एहसास भूलती कि वह स्वयं बेटी पर निर्भर हो गई थी। वह नन्ही जान उन्हें लेकर कहां कहां नहीं गई, अल्मोड़ा, बिंदकी आदि आदि। सब जगह वही साथिन थी, अपनी माँ की वेदना की, अतृप्त आकांक्षाओं की, असमय बलि की और एक भय की कि भावी मृत्यु की आंख मिचौली में उनके बच्चों का क्या होगा। बढ़ती उम्र में जब वेगवती नदी की धारा के समान इच्छाएं उफनती और बैठती हैं, तब जिम्मेदारियों के बोझ और मर्यादाओं के घेरे ने उस नन्हे मन में कैसे भय के अनेक दरवाजे खोलकर उसे अपने ही अंदर रहने को मजबूर कर दिया था। ये सब उन्होंने जान लिया। उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए उस मन को उन्होंने बार बार अपने स्नेह भरे आंचल में समेट लिया। मेरे अंतःकरण में झांक कर उन्होंने वह सब देख लिया था, पर मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह कौन है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, आदि आदि। और एक दिन ढलती धूप जैसे ही दबे पांव छत पर उतरी, अम्मा जी मेरा हाथ पकड़कर नीचे सीढ़ियों की ओर उतरने लगी। पहली बार मैंने देखा उनके परिवेश को। एक साधारण भरा पूरा मध्यम वर्गीय परिवार उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। उनका सबसे छोटा बेटा, वह लंबे अरसे से बीमार था। उस छोटे से कमरे में लेटे लेटे जैसे उसके सारे सपने कैद होकर रह गए थे। बीए का छात्र था वह, आंखें अम्मा जी की आंखों की तरह साफ और अंदर तक भेदती हुई, पर उदास, शायद लंबी बीमारी के कारण। 18-19 की तिरछी टेढ़ी उम्र में उस पड़ोसी की किस अदा पर मैं मर मिटी थी, उसका क्या आधार था, आज याद नहीं। शायद उसके लंबे लंबे पैर, या उसके स्वर की वह खामोशी, या सलोने चेहरे पर स्नेहमयी मुस्कान बिखेरती उसकी आंखें, अथवा उसकी बीमारी। हाँ, शायद यही बात थी। बीमारी से मेरा नाता बड़ा आत्मीय और नजदीकी शुरू से रहा था। माँ की बीमारी के कारण उनके अकेलेपन को, क्षण क्षण टूटते विश्वास को, और फिर अगले ही क्षण जन्म लेती आशा को बहुत करीब से देखा था मैंने। इसलिए ऐसा लगा मानो आकाश से उड़ती परी एकाएक धरती पर उतर आई हो। अपने पंख उसने यूं उतार दिए हों जैसे गर्म कुनकुने कमरे में दाखिल होने के बाद कोई अपने बदन पर से शॉल उतार दे और तहों से मोड़कर एक ओर रख दे। अम्मा जी ने परिचय करवाया और मैंने पूछा, अरे आप कब से बीमार हैं? हल्का सा बुखार आता था। डॉक्टरों ने सब टेस्ट किए, सभी नेगेटिव थे, पर उन्होंने बीसीजी का टीका लगा दिया, जो टीबी से बचने के लिए लगाते हैं, और पॉजिटिव रिपोर्ट पर भी लगाते हैं। अब बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है, पढ़ाई का नुकसान अलग हो रहा है। कुछ नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं आ जाया करूंगी, आपको कोर्स की किताबें पढ़कर सुना दिया करूंगी, नोट्स भी बना दूंगी, फिर आप आउट ऑफ टच नहीं रहेंगे। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे मन के अंधेरे आंगन में कोई दिया सा जल उठा हो। अम्मा जी बोल पड़ी, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका मन भी बहल जाएगा, अकेले पड़े पड़े ऊब जाता है। अम्मा क्यों किसी को तकलीफ देती हो? वह बोला, नहीं नहीं, तकलीफ काहे की, बीमारी से तो मेरा पुराना नाता है। माँ को भी अक्सर रामायण पढ़कर सुनाया करती थी। क्या अब वे नहीं हैं? नहीं,
बड़ी बड़ी आंखें, पनीली होठी। कहा 2 बड़े और 4 छोटे भाइयों की माँ मुझे ही बनाकर खुद चली गई। कमरे का वातावरण बोझिल उठा। कुछ देर रुककर 2-4 बातें करके मैं नीचे उतर आई। अम्मा ने कहा कल फिर आना। मैंने सिर हिला दिया। मन बुझा बुझा सा हो उठा। बहुत अपनापन लगा। ये लड़का कितना शांत है। इतने दिन से बिस्तर पर पड़ा है, कोई साथी नहीं। उसे कैसे बहलाऊं कि उसके मन से टीबी का शक निकल जाए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटते ही भाइयों को खाना खिलाकर पैर चल पड़े बगल के घर की सीढ़ियों की ओर। पुदीने की ताजी हरी हरी चटनी पिसी थी, थोड़ी सी कटोरी में ले ली। वहां पहुंची तो देखा खाना खा रहे हैं। अम्मा ने पूछा क्या लाई हो? अम्मा पुदीने की चटनी है, थोड़ी सी ले आई, मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अच्छा किया ले आई, अब शायद कुछ खा ले। बीमारी से मुंह का स्वाद ही चला गया है, अम्मा ने कहा। अच्छा, मैं शाम को आऊंगी तो आज पर नींबू गरम करके जब वह फुदफुदाने लगेगा तो उस पर नमक काली मिर्च डालकर उसे चूसने के लिए ले आऊंगी। चाटने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है, मैंने कहा। वे मुस्कुराए और बोले अच्छा, इतनी छोटी उम्र में इतना सब सीख गई, पुरखन की तरह बातें बनाना भी। मैं लजा गई। अचानक आंखें उठाकर देखा, वे एकटक देख रहे थे। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। मुझे ध्यान आया मैं ही बकबक किए चली जा रही हूं। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तभी अम्मा बोल पड़ी, बिटिया दोपहरिया में कभी कभी आ जाया करो। फिर तो ये रोज का क्रम बन गया। दोपहर बाद मैं उनके घर पहुंच जाती। एक दिन अम्मा के सूखे बाल देखकर कहा, लाइए अम्मा, आपके सिर में तेल लगा दूं। नहीं बिटिया, हम तेल वेल क्या लगाएंगे, अम्मा बोली। मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। मैंने कहा 5 मिनट लगवा कर तो देखो। नहीं, लगाना ही है तो इसके लगा दे, अपने बेटे की ओर इशारा करके अम्मा ने कहा। यह क्या कह दिया अम्मा ने? नजर भरकर जिसने अपने भाइयों के अलावा किसी और को देखा तक नहीं, वह किसी के सिर में तेल लगाए। मैं तो संकोच से गड़ सी गई, पर अम्मा कहाँ मानने वाली। तेल की शीशी मेरी ओर बढ़ा दी। सकुचाते सकुचाते तेल की शीशी हाथ में लेकर सिर की मालिश करने लगी। बिल्कुल निर्विकार भाव से लेटे थे वे, जैसे कोई नर्स मालिश कर रही हो। अम्मा थकी मांदी थी, वहीं पास पड़े तख्त पर ऊँग गई। हम बातें करते रहते, कुछ कॉलेज की बातें, कुछ मजेदार घटनाएं। बीच बीच में वो अपने परिवार के बारे में बताते रहते। ढेर सारी बातचीत, ढेर सारे प्रश्न। ऐसे ही कटने लगी गर्मी की दोपहरियां। कुछ अपनी सुनाते, कुछ उनकी सुनते। पड़ोस में रहने के कारण आना जाना बढ़ गया। खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान होने लगा। एक रूटीन सी बन गई। किसी दिन नहीं मिलते, लगता कुछ अधूरा रह गया है। आपसे तुम पर कब आ गए पता ही नहीं चला। उधर अम्मा से भी घनिष्ठता बढ़ती रही। एक दिन बोली, तुमसे बड़ा आराम है, आ जाती हो, काम करवा देती हो, नहीं तो बीमार के 10 काम, 20 झंझट। तुम्हारे आने से बहुत फर्क पड़ा है। बोलते बतियाते रहने से इसका भी मन बहल जाता है। उनका इशारा अपने बेटे की तरफ था। धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता जा रहा था। क्या वास्तव में यही प्यार है? वहां जाना, उन्हें देखना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। क्या इसी को हम चाह कह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चय नहीं कर पा रही थी। मुझे उनका साथ अच्छा लगता है, पर उन्हें, क्या उन्हें भी ऐसा ही लगता है? एक दिन गई तो मेरी कलाई पर पट्टी बंधी थी। एकदम बोले, अरे ये क्या हुआ, चोट कैसी लगी? आवाज में अंदर की अकुलाहट थी। अच्छा लगा, कोई तो है जो मेरी तकलीफ से विचलित हुआ। धीरे से अपनी परेशानी बताई कि कॉलेज जाते समय रिक्शे से गिर पड़ी।
गिरते गिरते पूरा हाथ जमीन पर टिका दिया तो कलाई की हड्डी खिसक गई है। और सब काम तो कर लेते हैं पर रोटी नहीं बेल पाते। भाइयों के लिए रोटी बनाती हूँ तो बाएं पैर के अंगूठे से बेलन पकड़कर दाएं हाथ से बेलन घुमाती हूँ, तब रोटी मिलती है। वे एकटक मेरा मुंह देखते रहे, पता नहीं मेरे मुंह पर क्या ढूंढ रहे थे। दूसरे दिन तबीयत काफी ठीक थी। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर वह बैठे थे। देखा तो देखती ही रह गई। अच्छे लगे। बोले कल से कॉलेज जाना शुरू करूंगा, तबीयत ठीक रही तो रोज जाऊंगा। और उनका कॉलेज जाना शुरू हो गया। अब मिलना कभी कभी ही होता। अम्मा जी का स्नेह बदस्तूर था। गाहे बगाहे सीढ़ी के पास पीछे की ओर से खड़ी होकर आवाजें लगाती, सुशीला क्या कर रही है? मैं उत्तर देती, आती हूँ अम्मा। उनकी आवाज पाते ही मैं छत से या नीचे खिड़की से झांक कर पूछ लेती, कुछ काम है क्या? अम्मा कहती, नहीं, तू तो आजकल आती ही नहीं। मैं कहती, अच्छा अम्मा आती हूँ। देर बाद जब हाथ के काम निपटा कर जाती तो देखती अम्मा चौके में बैठी पराठे सेक रही हैं। मन द्रवित हो जाता। इस उम्र में ये सब काम मैं उनको जबरदस्ती उठा देती। उनके हाथ से लोई छीन कर पराठे बनाने लगती। शाम को सब परिवारी जन जमीन पर बैठकर एक एक करके जीमते थे। सबको खिलाने में एक अजीब सा सुख मिलता। बीच बीच में कभी उनके छोटे बेटे भी आ जाते तो अम्मा कहती, आ खा ले, सुशीला बड़े अच्छे पराठे सेकती है। और वे बड़ी शांत मुद्रा में, जैसे मुझसे कभी मिले ही ना हो, अपरिचित हो, बैठ जाते पाटे पर। मैं पराठे सेकती जाती और वे खाते जाते। कितना अच्छा लगता था उस समय पराठे सेकना और खिलाना भी।